जय हिंद। आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा जीके जीएस। आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एसएससी जीडी का। इसमें जीके जीएस का एनालिसिस करेंगे, जीके जीएस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन 1/3/2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हुआ एग्जाम हुआ है 2019 में, वो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 85वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आर्थिक आरक्षण से, ऑप्शन बी सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण से, ऑप्शन सी सरकार सेवाओं पर कर का प्रावधान, ऑप्शन नंबर डी भारत बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण से। और ऑप्शन ए पे चर्चा करते हैं। आर्थिक आरक्षण 103वां संविधान संशोधन जो हुआ है, 103वां संविधान संशोधन, वो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। और ऑप्शन सी सेवा पर कर का प्रावधान, ये 88वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो सेवा पर कर के प्रावधान से संबंधित है। और 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण से संबंधित है, भारत बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण से। तो इसी तरह चारों ऑप्शन पर चर्चा किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी धातु युग, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण युग। और प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? उस काल को कहते हैं जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, अर्थात जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और जिस काल का लिखित विवरण मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। तो आप प्रागैतिहास और इतिहास समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए 1662, ऑप्शन बी 1333, ऑप्शन सी 1342, ऑप्शन डी 1504 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1662 ईस्वी। और ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऑप्शन बी 1333 इब्न बतूता आया था भारत। इब्न बतूता भी एक मोरक्को का जो यात्री है, ये भी भारत के भ्रमण के लिए आया था 1333 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1342 ईस्वी। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो इब्न बतूता चीन कब गया था राजदूत बनकर? तो 1342 ईस्वी में। तो सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था। और कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। और राजदूत बनाकर इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन कब भेजा गया था? 1342 ईस्वी में। जो है 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया था। 1504 ईस्वी जो है, ये सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना किया था। आगरा का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1504 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय किए थे? नमक सत्याग्रह जो हुआ था, जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए 350 मील, ऑप्शन बी 400 मील, ऑप्शन सी 241 मील, ऑप्शन डी 123 मील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 350 मील। डांडी मार्च पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो डांडी मार्च गांधी जी द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था या सत्याग्रह था। डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह दोनों एक ही है। गांधी जी द्वारा सन 13 मई 1930 को साबरमती आश्रम से
79 समर्थकों के साथ चलकर 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक को अपने हाथों में लेकर नमक कानून को भंग कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी हजरत निजामुद्दीन, ऑप्शन डी मियाँ मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी पे चर्चा करते हैं, सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती का दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। और हज़रत निजामुद्दीन तो आप जानते हैं ये दिल्ली में, इनका दरगाह जो है दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा जाता है हज़रत निजामुद्दीन दरगाह किस राज्य में है? तो दिल्ली में। या कहाँ है? दिल्ली में। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी या यूपी? ऑप्शन में जो रहे वो मारिएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है मियाँ मीर का मकबरा जो है लाहौर में है, ये पाकिस्तान में है, लाहौर में। ये हो गया। और हज़रत निजामुद्दीन का एक स्टेटमेंट था, हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली दूर है। किसका स्टेटमेंट है? तो हज़रत निजामुद्दीन का है, जो औलिया साहब हैं इन्हीं का, हज़रत निजामुद्दीन। इसने क्यों बोला था? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के दरबार में एक खत भेजवाया था, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि इस शहर में या तो सुल्तान रहेगा न या एक फ़कीर रहेगा। तो इसलिए हंस के ये बोले थे, हज़रत निजामुद्दीन साहब बोले थे, ये संदेश फिर भिजवाए, जाके अपने सुल्तान को बोलो हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो किसने बोला था? हज़रत निजामुद्दीन ने बोला था। तो याद रखिएगा, हुनूज दिल्ली दुरस्त किसने बोला था? हज़रत निजामुद्दीन। हज़रत निजामुद्दीन का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार कहाँ है? तो अजमेर में। सलीम चिश्ती और मियाँ मीर। सलीम चिश्ती का जानिए फतेहपुर सीकरी में, मियाँ मीर लाहौर में है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर चलते। खो खो का रन एंड टच किस भारतीय राज्य ने शुरू किया था? खो खो का रन एंड टच किस भारतीय राज्य ने शुरू किया था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। और ऑप्शन नोट पढ़ते हैं, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, इसमें क्रॉस लाइन की संख्या 8 होती है। फंसिएगा नहीं, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 और क्रॉस लाइन की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। आइए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? ऑप्शन ए 1542, ऑप्शन बी 1605 ईस्वी, ऑप्शन सी 1601 ईस्वी, ऑप्शन डी 1562 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1601 ईस्वी में बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बादशाह अकबर की बात आई है तो ऑप्शन नंबर ए पे चर्चा करते हैं। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। तो मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में, जन्म हुआ 1542, मृत्यु 1605। और ऑप्शन डी 1562। 1562 में इसने एक कर समाप्त किया था, जो दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। और 1562, 1563 और 1564 ये 3 जो ईयर है बहुत फेमस है, बहुत अच्छा काम किया गया है। आइए तीनों पे हम लोग चर्चा करते हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर, जो माने तीर्थ यात्रा, आप किसी तीर्थ यात्रा करने जाते आपको टैक्स भरना, राजा को टैक्स भरना पड़ता था, इसने ये समाप्त कर दिया। किसने? तो अकबर ने। तो तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया? 1563 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और 1564 में जो हुआ था जजिया कर समाप्त कर दिया था।
जजिया कर कब समाप्त किया गया था? 1564 ईस्वी में। 3 कर समाप्त किए, दास प्रथा का अंत किसने किया? 1562 में अकबर ने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए थे किसने? तो अकबर ने। 1564 में जजिया कर समाप्त किए थे किसने? तो अकबर ने। सभी ऑप्शन पे चर्चा किए, बहुत सारे क्वेश्चन हुए। आइए नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का। और ऑप्शन बी पे चर्चा करते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। और रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। और ऑप्शन डी जो है हॉकी। हॉकी तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अंडे के जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? अंडे के जर्दी यानी पीला भाग में 90% से अधिक कौन सा विटामिन रहता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए B12। विटामिन B12 अंडे के जर्दी में पाया जाता है। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अब B12 कहाँ पाया जाता है? अंडे की जर्दी में। ऑप्शन सी जो चर्चा करते हैं, ये खट्टे फल में, जितने खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी का करेक्टर ही होता है खट्टा। तो नींबू में, संतरा में, सब में जो जितने खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे हैं, वो सभी में विटामिन सी पाया जाता है। और ऑप्शन ए पे सी पे चर्चा करते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। और गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और ऑप्शन डी पे चर्चा करते हैं, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 11 दिसंबर, ऑप्शन सी 29 मई, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर। और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और ऑप्शन सी जो है 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 यहाँ पे होगा, 22 अप्रैल याद रखिएगा, 12 अप्रैल नहीं, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए 11 दिसंबर को एक और याद रखिए, विश्व बालकोष दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। 11 दिसंबर को 3 याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, विश्व बालकोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस। 3 दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की, जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1949। भाषा पे ध्यान दीजिए, किस वर्ष अपनाया गया था, न कि लागू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956। और लागू कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1957, जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 में लागू हुआ था। और ऑप्शन बी और डी जो है, तो भारत का संविधान सभा द्वारा 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया या पारित किया गया और लागू हुआ 1950 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स समझौता निम्नलिखित में से किस संस्था को निर्माण किया? ब्रिटेन वुड्स समझौता एक हुआ था, वह किस संस्था को जन्म दिया या निर्माण किया? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र का, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF भी बोलते हैं, ऑप्शन डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक संगठन। आइए, श्रमिक संगठन का बात हुआ तो इसका स्थापना किस वर्ष हुआ और मुख्यालय के साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना 1919 में हुआ था। 1919 में 1919 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, यूरोप महादेश में है। और ऑप्शन 20 पे चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 1945 में हुआ था। 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, स्थापना 1945 में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। मौसम विज्ञान संगठन, इसका स्थापना 1951 में हुआ था। इसका स्थापना 1951 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1951 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी अनुराधा रॉय, ऑप्शन डी बेनजीर भुट्टो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा पुस्तक फ्लाइट ऑफ पिजन, पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। और सुधा मूर्ति, ऑप्शन ए भी चर्चा करते हैं। सुधा मूर्ति द्वारा पुस्तक है, लिखा हुआ पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज, पुस्तक के लेखक कौन है? वाइज एंड अदरवाइज, पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। और ऑप्शन सी जो है अनुराधा रॉय, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराधा रॉय। और ऑप्शन डी बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये डॉटर ऑफ ईस्ट, कहीं कहीं हिंदी में भी लिखता है पूरब की बेटी। बेनजीर भुट्टो द्वारा लिखा पुस्तक है। बेनजीर भुट्टो द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन है? तो डॉटर ऑफ ईस्ट, कहीं कहीं इसे हिंदी में भी लिखा मिलेगा पूरब की बेटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जीवित जड़ किस भारतीय राज्य में? जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखे जाने वाले एक दुर्लभ परिस्थिति दृश्य है? जीवित जड़ हम लोग फिगर से ही देखेंगे, पहले देख लेते हैं किस राज्य में है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यही देखिए, जीवित जड़ सेतु जो है मेघालय राज्य में जो है ये। और आदमपुल जो है सेतु जो है आदमपुल, ये तमिलनाडु राज्य में। और ये कहाँ पे है? रामेश्वरम सेतु या आदमपुल के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम सेतु या आदमपुल, ये पब्बन द्वीप जो भारत में है, और मन्नार की द्वीप ये श्रीलंका में, इन दोनों के बीच में है। ये कौन सा? आदमपुल और राम सेतु, दोनों एक ही है, नाम से अलग अलग जाना जाता है। राम सेतु या आदमपुल कहाँ है, किन दो द्वीपों के बीच में है? तो पब्बन द्वीप जो भारत में है, भारत के पास है, और मन्नार द्वीप जो श्रीलंका के पास है, इन दोनों द्वीपों के बीच में है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीवित जड़ सेतु बोला गया, सेतु मतलब देख रहे हैं जो आप इस प्रकार से पुल का निर्माण कर रहा है। और रामेश्वरम सेतु या आदमपुल जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडारण को क्या कहते हैं? यानी FCI जो किसान से खाद्य माने जो खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, वो जमा करते हैं, किस रूप में वो जाना जाता है? ऑप्शन ए सब्सिडी वाला स्टॉक, ऑप्शन बी प्रोत्साहन प्राप्त स्टॉक, ऑप्शन सी बफर स्टॉक, ऑप्शन डी रिटर्न स्टॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक एक ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बफर स्टॉक में क्या किया जाता है, किस उद्देश्य से बफर स्टॉक बनाया गया? तो खाद्यान्नों को भंडारण के लिए बफर स्टॉक का निर्माण हुआ है। किस संस्था द्वारा चलाए जाते थे? FCI द्वारा, जो एक सरकारी संस्था है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
अब फूड कॉरपोरेशन की इंडिया के बात हुई है तो इसकी स्थापना हम लोग देख लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है, जो खासकर ये डिफेंस लाइन में पूछा जाता है, पुलिस विभाग में, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC GD में, यूपी पुलिस में, ये सब कई जगह पूछा जाता है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 में हुआ था। 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1965 में FCI का स्थापना हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 16 यूरोपीय महादेश की सबसे लंबी नदी। यूरोपीय महादेश की, यूरोप महादेश है, जैसे यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ये सभी महादेश हैं। इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए वोल्गा नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी यांगसी नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्गा। वोल्गा यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी है, माने इससे बड़ा कोई लंबी नदी यूरोप महादेश में नहीं है। वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, यूरोप महादेश की बात हो रही है। जैसे भारत एक देश है, एशिया महादेश है, तो वैसा ही यूरोप एक महादेश है, उसके अंदर में कई छोटे छोटे या बड़े बड़े देश होंगे। तो वोल्गा नदी यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी पे चर्चा करते हैं। नील नदी अफ्रीका महादेश की सबसे लंबी नदी नील नदी। यांगसी नदी, ऑप्शन सी जो है यांगसी नदी एशिया, जिसमें भारत है, चीन है, ये सभी, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ऑप्शन डी अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका महादेश की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। और लास्ट क्वेश्चन 17 पे चर्चा करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो अपने भारतीय संविधान में जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अमेरिका, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो अधिकार अमेरिका से, कर्तव्य रूस से लिया गया। और ऑप्शन डी जो है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में अगर कोई चीज़ नया जोड़ना है या कुछ करना है, संविधान में अनुच्छेद को बढ़ाना घटाना, संशोधन करना है, तो ये कहाँ, किस देश के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी समझ गए होंगे क्वेश्चन पे, ऑप्शन पे भी। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर भी करिएगा।